फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे जापान देश के बारे में, जिसका राष्ट्रीय नाम निप्पॉन है और इसको निहोन देश भी कहा जाता है। जापान को उदयमान या उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है और इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। पूर्व का ब्रिटेन भी जापान को कहा जाता है। जो इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन नाम जो दिया, ये जापानियों ने स्वयं दिया था इस देश को, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जापान जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण इसको राइजिंग सन ऑफ लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा गया। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जो किरबाती देश है ये सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है उसके सबसे निकट इस वक्त किरबाती देश है। लेकिन जो पुराने ज्ञात देशों में अगर कहा जाए, बड़े देशों में, तो वो जापान था, इसीलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता था। सूर्य का उदय सबसे पहले जापान में ही होता है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन वो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो किरबाती में सबसे पहले होता है। और जापान एशिया की मुख्य भूमि से जापान सागर द्वारा अलग है, यानी चाइना से लगभग, जो चाइना से हम लोग कह सकते हैं कि जापान सागर के द्वारा ये अलग है, किया गया है। और जिसकी जो अधिकतम चौड़ाई यानी चाइना से एशिया के मुख्य भूमि से अगर इसकी दूरी देखा जाए, चाइना से लगभग 900 किलोमीटर और जापान जो दक्षिणी कोरिया से लगभग 200 किलोमीटर और रूस से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, या हम और सही से कह सकते हैं तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये तब हमको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, दिखता हमको पूरब में है, लेकिन इसको हम आगे आपको समझाएंगे। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगर हम लोग देखें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा जो द्वीपीय देश है वो इंडोनेशिया है, उसके बाद मेडागास्कर है, फिर पापुआ न्यू गिनी है और उसके बाद जापान है। और चौथा जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जापान है द्वीपीय देशों में। और अगर जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो द्वीपीय देशों में जो आइलैंड कंट्री है उसमें दूसरा है इंडोनेशिया के बाद। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या रखता है द्वीपीय देशों में और दूसरे स्थान पे आपका जापान है। जापान अगर हम लोग देखें तो एक हम जैसा जानते हैं कि जो जापान मुख्य 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यद्यपि यहाँ कई द्वीप पाए जाते हैं, हजारों द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। जो इसके मुख्य द्वीप है ये होन्शु है। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% और होन्शु जो द्वीप है विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। होक्काइडो जापान का लगभग 22% क्षेत्र रखता है, क्यूशू लगभग 11% और शिकोकू लगभग 9%, शिकोकू लगभग 5% क्षेत्र रखता है जापान की कुल क्षेत्रफल का। अगर देखा जाए यहाँ कुल द्वीपों की संख्या देखा जाए तो 6800 द्वीप लगभग जापान में है। बाकी द्वीप बहुत छोटे हैं, आकार में बहुत छोटे हैं। ये चारों द्वीप ही मिलकर देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग रखते हैं। अगर देखा जाए इन द्वीपों की जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो ये जो द्वीप है, होन्शु द्वीप की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है और क्यूशू द्वीप के लगभग 1.33 करोड़, होक्काइडो की लगभग 56 लाख, शिकोकू की लगभग 42 लाख। इस तरीके से होन्शु द्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और शिकोकू सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है इसका। अगर जापान की लगभग कुल जनसंख्या देखा जाए तो लगभग 12.37 करोड़ जनसंख्या है जापान की। क्षेत्रफल अगर जापान का देखा जाए तो लगभग 36.97 हजार वर्ग किलोमीटर, लगभग हम लोग कह सकते हैं 37,000 वर्ग किलोमीटर जापान का कुल क्षेत्रफल पड़ता है। जापान की अन्य भौगोलिक चीज़ों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जापान जो है ज्वालामुखी द्वीपों के समूह है एक तरीके से, जो विस्तृत जलमग्न कटक के ऊपरी भाग हैं और समुद्र तल के ऊपर उठे हुए हैं। और कुल द्वीपों की संख्या आप लोग बताए लगभग 68,000 है जापान में। जलमग्न कटक का मतलब क्या होता है? जलमग्न कटक होता है जिसको रिज बोला जाता है अंग्रेजी में। ये एक प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया से निकले जो मैग्मा होते हैं उससे निर्मित जो महासागरीय पठार होते हैं एक तरीके से, जो सागरों महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित जो पठार होते हैं उनको रिज बोला जाता है। ये लगभग हर महासागरों में पाए जाते हैं। तो कहा जाता है उसी के जो उठे हुए भाग हैं, जो उसका उठा हुआ भाग जो समुद्र तल से ऊपर निकल आया, उसी के जो द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। जो जापान के द्वीप हैं ये मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, पर्वतीय द्वीप हैं ये।
जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जापान है ये भूगर्भिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो जियोलॉजिकल अगर हम लोग देखा जाए तरीके से देखा जाए, तो एक अस्थिर भूप्रपटी है, अनस्टेबल क्रस्ट है, पर अवस्थित देश है। यहाँ का जो क्षेत्र है यानी यहाँ की जो क्रस्ट है कि वो बहुत अनस्टेबल है, जिसमें भूकंप ज्वालामुखी प्रायः आते ही रहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग हम देखें तो 1500 भूकंप आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जापान रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये होता है कि जो प्रशांत महासागर के पर प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहने का कारण है कि ज्वालामुखी क्रिया से मतलब है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा आती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। और जापान भी उसका एक भाग है पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का। जैसा हम जानते हैं कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विश्व का लगभग 2/3 ज्वालामुखी आता है और लगभग 63% भूकंप पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, जापान क्षेत्र है या प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, ये भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी से प्रभावित देश है जो जापान है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सुनामी की घटना होती है मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही होती है। मुख्य कारण होता है भूकंप के कारण होती है। जो सुनामी आती है मुख्यतः भूकंप के कारण आती है। इसके अलावा जो अन्य कारण है ज्वालामुखी भी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, लैंडस्लाइड, सागरीय लैंडस्लाइड भी मानी जाती है, लेकिन मुख्य कारण भूकंप होता है। और जापान में हम लोग जैसा जानते हैं कि लगभग 1500 भूकंप हर साल आते हैं। जापान मुख्यतः पर्वतीय देश है। लगभग 75% जो इसका भाग है ये पर्वतीय भाग है जापान का, और मैदानी भाग लगभग कहा जाता है 20 से 25% भाग इसका मैदानी भाग है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जापान मुख्यतः पर्वतीय देश है और यहाँ के जो अधिकांश जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जापान में लगभग 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिसमें 110 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं जापान में, और विश्व का लगभग 10% ज्वालामुखी जापान में ही आते हैं। जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसका 10% जापान में आता है। यहाँ का एक पर्वत है फूजी, जिसको हीदा पर्वत भी कहा जाता है। ये जापान का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसे जापान का आल्प्स भी कहा जाता है। जो हीदा या फूजी पर्वत है ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसके जापान का क्या कहा जाता है, आल्प्स भी कहा जाता है। और ये होन्शु द्वीप में जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के जो अन्य पर्वत हैं, ताते पर्वत है, यारी पर्वत है। यारी पर्वत को जापान का मैटर्न हॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपरी सिरा है वो नुकीला है। इसके अलावा आसो पर्वत और होटाका पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कई पर्वत पाए जाते हैं। छोटे पर्वत हैं, बहुत बड़े पर्वत यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो जापान एक तरीके से पर्वतीय क्षेत्र है। कुछ अगर और भौगोलिक संरचनाओं के बारे में किया जाए तो यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है उसको बीवा झील कहा जाता है। क्योटो नगर इसी के तट पे बसा हुआ है और ये जापान की सबसे बड़ी झील है, एक प्रकार की मीठी झील है। कुछ और अगर जापान के बारे में कुछ चर्चाएँ और हों तो फ्यूजियामा, या इसको हम लोग फ्यूजीसेन चोटी जो होन्शु द्वीप पर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है। इसका वातावरण शांत रहता है और मनोरम रहता है, इसलिए जापानी लोग इसे स्वर्ग की उपमा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फ्यूजियामा है या फ्यूजीसेन है, इसको ये लोग अच्छा वातावरण होने के कारण, वातावरण शांत होने के कारण इसको जापान का स्वर्ग कहते हैं। जबकि पूर्वी पर्वत श्रेणी का ही ज्वालामुखी जो पर्वत है एक फिजुकू है। यहाँ गंध वाली धुआं निकलती रहती है, जिस कारण यहाँ गंध आती रहती है, इसलिए जापान के लोग इसको नर्क की संज्ञा देते हैं, यानी फिजुकू को नर्क की संज्ञा देते हैं, और जबकि फ्यूजियामा को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। जापान के लोग हैं, ये परंपरागत रूप से लोग कहते आए हैं। अगर देखा जाए कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों की बात किया जाए कि जापान में जो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं तो उसमें माउंट फूजी है, ये होन्शु द्वीप पर है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी यहाँ का है। एक साकुराजिमा है, ये क्यूशु द्वीप पे है। एक माउंट कोमा है, ये होक्काइडो द्वीप पर है। इसके अलावा जैसे हम आपको बताया कि लगभग 110 सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखी जापान में ही आते हैं। कुछ अन्य फिजिकल चीज़ों की बात किया जाए, मैदान की बात किया जाए तो जापान में मैदानी क्षेत्र बहुत कम है और कुछ बिखरे हुए हैं, बहुत बड़ा मैदान नहीं पाया जाता है। होक्काइडो द्वीप का जो मैदान है, इशिकारा या नेमरू, और ये कोटाची मैदान है, छोटे छोटे मैदान है। होक्काइडो द्वीप पर ही जापान का लगभग 1/4 जो मैदानी क्षेत्र है होक्काइडो द्वीप पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ की जलवायु ठंडी होने के कारण कृषि कार्य बहुत कम होता है। होक्काइडो की जलवायु काफ़ी ठंडी है। होन्शु द्वीप पे कुछ मैदान पाया जाता है, जिसमें क्वांतो है, जिसमें टोक्यो है।
टोक्यो जो सबसे बड़ा दुनिया का शहर है स्थित है। एक किनाई छोटा सा मैदान है, वहाँ पे ओसाका शहर है। एक नोबी मैदान है, इसमें नगोया शहर है। तो क्यूशू पे जो एक मैदान है तुसु कुशी मैदान है, यहाँ पे यवाता और नाकासाकी शहर है। और शिकोकू द्वीप का लगभग जो समस्त भाग पर्वतीय, तो एक ध्यान दीजिएगा कि शिकोकू लगभग पूर्णतः पर्वतीय, बाकी जो तीनों द्वीप इसके मुख्य में क्यूशू, होन्शु और होक्काइडो पे कुछ क्षेत्र मैदानी पाए जाते हैं। अगर हम लोग देखें जापान का जो सबसे बड़ा मैदान है उसको इशिकारी मैदान कहा जाता है, होक्काइडो द्वीप पर है, और इसका भी क्षेत्रफल लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर ही है। जबकि नीवो जो होन्शु द्वीप पर है उसका 1880 किलोमीटर है। ये दो बड़े मैदान यहाँ के पाए जाते हैं। जो जापान के दो बड़े मैदान हैं, ये दो ही बड़े मैदान हैं। जापान के 10 ही ऐसे मैदान हैं जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जो प्रमुख नगर तथा लगभग हम लोग कह सकते हैं 80% जनसंख्या इन्हीं मैदानों पर केंद्रित है। यानी जो जापान की अधिकांश जो जनसंख्या है मैदानी क्षेत्र में ही रहती है, जबकि हम लोग जानते हैं जापान में मैदान बहुत ही कम है। जापान का एक और भी नाम है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के लगभग समान प्रकार की ही इसकी अवस्थिति है, इसलिए इसको हम लोग जापान का पूरब का ब्रिटेन भी कहते हैं जापान को। जापान एक द्वीपीय देश है जिसकी जो तटरेखा भी काफ़ी कटी फटी है। ये जापान का जो तटरेखा है ये दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाले देशों में है। तो जापान का जो क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन इसकी तटरेखा काफ़ी लंबी है। इसका कारण है जापान एक द्वीपीय यानी आइलैंड देश है। इसका जो तट है ये कटा फटा भी है, इसलिए इसकी जो तट रेखा है लगभग 27,200 किलोमीटर है, जो भारत के मुख्य जो भूमि है तट रेखा का लगभग 4 गुना है। यानी भारत की तट रेखा का जितना हमारे यहाँ कोस्टल लाइन है उसका लगभग 4 गुना है। जापान की पूर्वी तट रेखा जो प्रशांत तट की है, जो पश्चिमी तट रेखा है जो जापान सागर तट से बड़ी है। यानी प्रशांत तट की जो रेखा है वो जापान सागर के तट से बड़ी है। इसका कारण क्या है, प्रशांत महासागरीय साइड की जो इसका तट है काफ़ी कटा फटा है। जापान की अगर हम आकार देखा जाए यानी चापीय आकार है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं चाप के आकार का है। और पूर्वी तट सबसे अधिक कटा फटा है जापान का, जैसा मैंने आपको बताया। अगर हम लोग देखें दुनिया में सबसे अधिक लंबी तट रेखा यानी कोस्टल लाइन वाले जो देशों की बात किया जाए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रखते हैं उसमें कनाडा लगभग 20 लाख किलोमीटर तटीय रेखा है। सबसे अधिक कोस्टल लाइन वाला जो देश है जो आपका कनाडा है। नॉर्वे का लगभग 58,000 किलोमीटर, इंडोनेशिया का लगभग 54,000, रूस का लगभग 38,000 और फिलीपींस का लगभग 36,000 किलोमीटर जो तट रेखा है। जापान का जैसे हम आप लोग बताया कि लगभग 27,200 किलोमीटर तट रेखा छठा नंबर पे। तटीय रेखा के मामले में लंबाई की दृष्टि से जापान छठे नंबर पे। ये नदियों की देखा जाए, ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए जापान में हम लोग करें, अपवाह तंत्र की बात करें तो जापान में तो वैसे सैकड़ों नदियां हैं लेकिन आकार में काफ़ी छोटी हैं, इनकी लंबाई काफ़ी कम है क्योंकि ये मध्यवर्ती पर्वतीय भाग से निकलती हैं और सामान्यतः सीधे समुद्रों में गिर जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो इनका विसर्प यानी हम लोग कहते हैं मिएंडरिंग ज़्यादा नहीं होता, सीधे गिरती हैं। या जापान सागर में गिर जाती हैं या प्रशांत महासागर में अधिकांश नदियाँ गिरती हैं। जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो सिनानो नदी है, जिसकी लंबाई 288 किलोमीटर मात्र है। यह होन्शु के उत्तरी पर्वतीय भाग से निकलकर जापान सागर में गिरती है। अन्य प्रमुख नदियों में एक टोनी है 272 किलोमीटर, एक है किताकामी है ये 224 किलोमीटर, और इशिकारी है 208 किलोमीटर। तीव्र प्रवाह के कारण चूँकि इनमें प्रवाह तीव्र है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जल विद्युत के लिए यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए ये जो नदियाँ हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए पन बिजली का उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन जापान काफ़ी करता है। जापान के अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें तो जापान के जो प्रमुख शहर हैं काफ़ी शहर हैं, चूँकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या शहरों में रहती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है टोक्यो यहाँ की राजधानी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी जनसंख्या लगभग 3.7 करोड़ है। टोक्यो को पहले एदो शहर कहा जाता था। टोक्यो का जो पुराना नाम है एदो है। एक अन्य शहर है यहाँ का ओसाका, ये जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओसाका को जापान की रसोई कहा जाता है क्योंकि यह जापान के प्रमुख वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक था, इसीलिए इसको जापान की रसोई कहते हैं। और ये ओसाका भी जापान की एक प्राचीन राजधानी रही है। एक क्योटो शहर है, ये जापान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है। क्योटो लगभग 1000 साल तक
यानी अब 749 एडी से लेकर 1868 एडी तक जापान की राजधानी भी रहा। और वहाँ का जो जापान का शाही परिवार है, राजा वाला राजशाही परिवार है, यहीं पे निवास करता है। इसे शांति का शहर भी कहा जाता है, यानी पीस का शहर भी कहा जाता है। याकोहामा एक शहर है यहाँ का, ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, एकदम टोक्यो के पास में है। कोबे जापान का 7वां बड़ा शहर है। और टोक्यो योकोहामा के बाद अगर हम लोग देखें तो जापान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। नगोया ये जापान का चौथा बड़ा शहर है और बंदरगाह भी है ये। एक है सपोरो, या जापान में जो सपोरो शहर है ये होक्काइडो राज्य की राजधानी है, जो सबसे उत्तरी राज्य है होक्काइडो की राजधानी है, और ये जापान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा नागासाकी ये क्योटो प्रांत द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा ये होन्शु द्वीप पर है। और जो है फुकुओका ये क्यूशु प्रांत की राजधानी है। तो इस प्रकार ये जापान के प्रमुख शहर हो गए। अब हम चर्चा करेंगे आप लोगों से यहाँ जापान को, हम आप लोग जैसा आपको बताया कि निप्पॉन या निहोन भी कहा जाता है। अगर जापान में हम कृषि एग्रीकल्चर के बारे में देखें जापान में कैसा हो रहा है, तो जापान चूँकि उच्च औद्योगिक देश है, औद्योगिकरण यहाँ ज़्यादा हुआ है, सेवा कार्य औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर यहाँ ज़्यादा है, कृषि कार्य बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण है कि जापान में कृषि भूमि बहुत कम है और जापान का लगभग 75% भाग पर्वतीय है और यहाँ के लगभग 12% भाग कृषि योग्य है, जिस पे खेती होती है। जापानी लोग उच्च तकनीक से कृषि कार्य करते हैं और यहाँ की उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है चावल है, धान या चावल हम लोग कह सकते हैं। जापान की मुख्य फसल होने के साथ साथ ये जापान के कल्चर और परंपरा का भी भाग है और जापानी लोग चावल को गोहन कहते हैं और जापान में चावल मछली कल्चर पाया जाता है। ये चावल और मछली खूब ढेर सारे लोग खाते हैं और मुख्य रूप जो यहाँ का जो फसल है वो चावल है। इसके अलावा जो चाय है, चाय भी जापानी संस्कृत परंपरा और ध्यान का भी प्रतीक माना जाता है। जापान की जो ग्रीन टी है या उजी माचा चाय है ये विश्व प्रसिद्ध है। इधर चाय का बहुत ज़्यादा जापान में उत्पादन नहीं होता, लेकिन यहाँ का ग्रीन टी उजी माचा जो चाय है ये विश्व प्रसिद्ध है। और जापान में चाय फेस्टिवल भी मनाया जाता है। चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं यहाँ के लोग। यहाँ की अगर अन्य फसलें हम लोग देखें तो सेब, नाशपाती, सब्जियाँ की खेती करते हैं, सोयाबीन, दालें, अन्य जो अनाज की फसलें हैं, गेहूँ, जौ की खेती भी करते हैं। और फूलों में देखा जाए तो गुलदाउदी यहाँ होता है, अन्य फूलों के साथ गुलदाउदी होता है। गुलदाउदी यहाँ का जो नेशनल फ्लावर भी है। एक यहाँ पे जो व्यवसाय और बहुत ज़्यादा है मत्स्य व्यवसाय, फिशिंग जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग बताया कि जापान में चावल मछली कल्चर पाया जाता है, तो जापान मछली पकड़ने का कार्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पे मछली अधिक खाया भी जाता है। प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक जापान में ही है। इधर दुनिया का सबसे अधिक जापान मछली का उत्पादन नहीं करता है, इसको चाइना करता है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो जापान में सबसे अधिक मछली का उपभोग होता है। जापान में मछली पकड़ने की अधिकता का जो कारण है जापान की भौगोलिक स्थिति, इसके चारों ओर समुद्र है। जापान सागर, प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर, ओहोटस्क सागर, ये सब सागर है, चारों तरफ सागर है, तो इनके पास परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल हैं मछली पकड़ने के लिए। तट रेखा कटी फिटी है, लंबाई लगभग 27,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा भी है। और यहाँ पे एक अनुकूल स्थिति ये होती है, मछलियाँ पाई भी क्यों जाती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूरोसिबो जो गर्म जलधारा है और ओयासियो ठंडी जलधारा मिलती है, जिससे यहाँ मछली की उपलब्धता ज़्यादा होती है। जहाँ पे दो ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, महासागरीय धाराएं मिलती हैं, वहाँ पे जो प्लैंकटन होता है, जो मछलियों का मुख्य आहार होता है, वहाँ अधिकता होती है, इसलिए उस क्षेत्र में मछलियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे मछली ज़्यादा इसलिए पकड़ी जाती है, क्योंकि मछलियाँ यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। और जापान के लोग कहा जाता है मछली पकड़ने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा देखा जाए, खाने की प्रवृत्ति देखा जाए इनका, तो प्राचीन व्यवसाय भी मछली चावल कल्चर भी रहा है। और यहाँ का बता दूं कि जो यहाँ का सुशी या साशमी जैसे जो पारंपरिक व्यंजन है, जो परंपरागत रूप से खाते हैं, ये कच्ची मछली से बनाते हैं, तो इनमें खाने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा है। इसके जो सांस्कृतिक कारण और उनकी परंपरा भी रही है। और दूसरी एक और भी कारण है, भूमि की कमी है, तो और भी चीज़ें साग सब्जी फसलें कम हो पाती हैं, तो मछली पे इसलिए निर्भरता इनकी और भी ज़्यादा है। जापान में के अगर देखा जाए प्रमुख उद्योगों की चर्चा किया जाए कि जापान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। जापान के अगर प्रमुख उद्योगों की बात किया जाए तो जापान विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश है, जहां विश्व की उच्च तकनीक वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं।
जिसमें लौह इस्पात उद्योग की बात किया था तो जो जापान है, चीन भारत के बाद तीसरा सबसे अधिक लौह इस्पात यानी आयरन का उत्पादन करता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं ये अवाता है, नगोया है, कोबे है। निप्पॉन स्टील कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। जापान में अगर सूती वस्त्र देखा जाए, कॉटन इंडस्ट्री देखा जाए तो उच्च कोट के फैशन के कपड़े बनाए जाते हैं यहाँ पे। ओसाका इसका प्रमुख केंद्र है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल देखा जाए तो चीन के बाद जापान दुनिया का चीन जापान के बाद यानी यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग है यहाँ पे जापान में। यहाँ की जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, टोयोटा जो विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, इसके अलावा होंडा, निसान, माज्दा, सुजुकी, मित्सुबिशी आदि कंपनियां यहाँ की हैं। अगर प्रमुख देखा जाए ऑटोमोबाइल केंद्र कहाँ पे हैं तो नगोया जो टोयोटा का मुख्यालय है, योकोहामा जो निसान का मुख्यालय है कार कंपनी का, माज्दा यानी जो हिरोशिमा है ये माज्दा कंपनी का है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये अग्रणी देशों में है दुनिया के। खनिज संसाधन का यदि हमारे इस देश में अभाव है जापान में, और जो जापान है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है वस्तुओं का और 4था सबसे बड़ा आयातक देश है। जापान में एक और खास बात है कि युवा जनसंख्या की कमी है। जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देखा जाए तो विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत आगे है जापान। जिसे सोनी कंपनी है, टीवी, कैमरा, गेमिंग, मोबाइल बनाती है। पैनासोनिक है, सोलर टेक्नोलॉजी में आगे बैटरी बनाती है। फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन बनाती है। तोशिबा कंपनी है, कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर, स्टोरेज डिवाइस बनाती है, लैपटॉप बनाती है। हिटाची कंपनी यहाँ की है जो एसी, औद्योगिक उपकरण, फ्रिज आदि बनाती है। मेडिकल उपकरण बनाती है। शार्प, एलसीडी, घरेलू उत्पाद, प्रिंटर, सोलर पैनल बनाती है। ये कंपनी यहाँ की है। फिजित्सु ये नेटवर्किंग सिस्टम, सर्वर, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस में लगी हुई है। कैसियो डिजिटल घड़ियाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। कैनन एक कंपनी है, स्कैनर, प्रिंटर, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, फोटो कॉपी मशीन आदि का निर्माण करती है। इसके अलावा जापान रोबोट बनाने में विश्व में प्रथम स्थान में है। एआई तकनीक में अग्रणी देश है जापान विश्व की कागज उत्पादन और उपभोग के मामले में भी अग्रणी देशों में से है। और ख़ास बात है जापान अपना जो 70% कागज है वो रिसाइकलिंग द्वारा बनाता है। जापान के लगभग 99% जो व्यापार होता है समुद्री मार्ग से होता है। इसलिए चीन, कोरिया के बाद तीसरा प्रमुख शिप निर्माता देश भी है जापान। बुलेट ट्रेन की बात अगर की जाए तो जापान में इसको शिंकानसेन कहा जाता है। और विश्व की पहली जो बुलेट ट्रेन चली थी टोक्यो ओसाका के बीच 1964 में जापान ने ही चलाया। एक होता मैग्लोर ट्रेन होती है, जापान ने ही सबसे पहले यहाँ प्रयोग किया मैग्लोर ट्रेन का। यह मैग्नेटिक फोर्स से चलाई जाती है, लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी परीक्षण जापान ने किया है। बंदरगाह यहाँ के अगर देखा जाए प्रमुख योकोहामा जो सबसे बड़ा है, टोक्यो के पास में स्थित है योकोहामा। कोबे सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। ओसाका, नगोया, चिबा ये यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। क्योंकि प्रमुख व्यापारिक देश भी है, समुद्री रास्ते से व्यापार होता है तो यहाँ के बंदरगाह भी काफ़ी बड़े हैं। जापान के अगर इतिहास की बात किया जाए तो आधुनिक मानव आज के लगभग 38,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे आया। मान्यता है कि सम्राट जिमू ने 660 ईसा पूर्व में जापान के मध्य में एक राज्य स्थापित किया, यानी जो यहाँ के राज्य की शुरुआत हुई। प्राचीन जापान देखा जाए तो 10,000 बीसी से लेकर 300 बीसी तक देखा जाए तो जापान के निवासी इस काल में शिकारी और मछुआरे थे, जनजातीय थे, कोई विकास नहीं हुआ था। एक यमातो और नारा काल आया जो 300 से लेकर 794 ईस्वी। आज के जो जापानी सम्राट इसी वंश के माने जाते हैं और बौद्ध धर्म दक्षिण कोरिया के रास्ते इन्हीं के समय यहाँ पहुँचा। लेखन प्रणाली की शुरुआत होती है यहाँ पर। प्रशासन और वास्तुकला चीन से यहाँ पे आई, यानी 300 ईस्वी के बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें शुरू होती है। हियान काल 794 से 1185, यहाँ राजधानी जो हियान कीटो बनी। इस काल में एक कहा जाता है गेंजी, ये विश्व का पहला उपन्यास इसी काल में लिखा गया। नोवेल जो था यानी हियान काल में लिखा गया। जापान में विश्व का पहला उपन्यास लिखा गया। एक समुराई और शोगुन जो युग था 1185 से लेकर 1868 तक। जापान बाहरी देशों से अपने आप को अलग कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं सोकोकू की नीति कहा जाता है। मीजी पुनर्स्थापना हम लोग इसको कहते हैं, रीस्टोरेशन कहते हैं। आधुनिकीकरण की शुरुआत यहाँ तभी से होती है, यानी 1868 के बाद।
आधुनिकीकरण की, पश्चिमीकरण की शुरुआत होती है। शिक्षा और सेना का विकास जापान ने 1868 के बाद करता है। विश्व युद्ध काल जो हम लोग कह सकते हैं 1904 से 1945 के बीच में रहा। 1905 में रूस को हराया जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ था, एक्सिस राष्ट्रों के साथ, यानी इटली जर्मनी वाले ग्रुप में था। 1941 में यूएसए ने के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बदले में 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर यूएसए ने परमाणु बम गिराया और जापान ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद देखिए जापान का फिर काल शुरू होता है। 1947 से जापान में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, राजशाही खत्म हो जाती है। यूएसए जापान की संधि होती है और यूएसए के सहयोग से जापान का विकास होता है। जापान युद्ध न करने और सेना न रखने की शपथ लेता है और जापान में तेजी से आर्थिक विकास किया जाता है और 1970 तक जापान अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। इतने ही कम समय में और इतना विध्वंस होने के बावजूद इसे जापान का आर्थिक चमत्कार कहा गया। वर्तमान में जापान तकनीकी, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, एआई, पर्यावरण तकनीक में अग्रणी बना हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो वहाँ के राजशाही है नाम मात्र की है, लोकतंत्र है जापान में। जो यामातो राजवंश दुनिया का जो जापान में है सबसे प्राचीनतम राजवंश है और वर्तमान में जो वहाँ के सम्राट हैं, ज़्यादा अधिकार वहाँ नहीं है, इसी वंश के हैं, यामातो वंश के हैं। जापान के अन्य अगर प्रमुख तथ्यों की बात की जाए तो जापान में लगभग 96% बौद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। शिंतो धर्म यहाँ का प्रसिद्ध भी धर्म है और जो शिंतो धर्म के लोग हैं ये बौद्ध धर्म को ही मानते हैं लगभग। भाषा यहाँ की जापानी है, 99% लोग यहाँ जापानी बोलते हैं। अगर यहाँ की प्रजाति देखा जाए, किस प्रजाति के लोग हैं, रेस कौन सी है, तो मंगोलाइड है। खेल देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का सूमो है। अन्य खेलों में जूडो, कराटे, बेसबॉल, हॉकी, तैराकी सभी खेलते हैं यहाँ के लोग। नोह, ये दुनिया की सबसे लंबे चलने वाला नृत्य नाटक यहाँ पे होता है, नोह जिसको कहा जाता है। यहाँ की एक प्रमुख जनजाति येनु है। क्षेत्रफल हमने आप लोगों को जैसा बताया कि लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 3.71 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 12 लाख से अधिक है। जनसंख्या घट रही है, हम लोग कह सकते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार 5वीं अवस्था में जनसंख्या लगातार घट रही है और जनसंख्या वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या जापान के लिए है। यहाँ का एक ओकिनावा द्वीप है जिसपे यूएसए ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। एक तरीके से जो सुरक्षा की गारंटी जापान की यूएसए ही अभी देखता है। यहाँ देखा जाए जापान में लगभग 67% भाग पर यहाँ पे जंगल है और यहाँ की जो बीवा झील है ये यहाँ की सबसे बड़ी झील है और भूकंप, ज्वालामुखी तथा सुनामी, इसके अलावा यहाँ पे टाइफून चक्रवात आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जापान प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद दुनिया के सब अग्रणी देशों में बना हुआ है, दुनिया के विकसित देशों में बना हुआ है और कहा जाता है जो वास्तव में जो विकसित देश एशिया में है वो जापान को ही माना जाता है। एशिया का एकमात्र विकसित देश, जो सबसे पहला विकसित देश जापान ही है। यद्यपि चाइना को भी विकासशील देश में रखा जाता है, एशिया के देशों में जापान को ही एक विकसित देश रखा माना जाता है। यद्यपि यहाँ पे दुनिया भर की प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ खनिज संसाधनों का अभाव होने के बावजूद दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। जापान के अगर प्रमुख द्वीप उनकी राजधानी की बात किया जाए तो शिकोकू द्वीप की जो राजधानी है कामामात्सु है और क्यूशु द्वीप की है फुकुओका है क्यूशु द्वीप की, और होक्काइडो द्वीप के सैप्रो है और होन्शु की टोक्यो है। तो जो 4 प्रमुख द्वीप हैं इनकी जो राजधानियाँ हम आपको बताया कि शिकोकू की ताकामात्सु है और क्यूशु की फुकुओका है और सैप्रो होक्काइडो की राजधानी और टोक्यो होन्शु की राजधानी है। जापान की अगर हम लोग कुछ देखा जाए द्वीपीय स्थिति चूँकि इसकी है, अगर इसके ऊपर में देखा जाए तो ओखोटोस सागर है, दक्षिण में देखेंगे तो फिलीपीन सागर है और अगर इसके पश्चिमी भाग में देखेंगे तो जापान सागर है और पूर्वी चीन सागर है। एक तरीके से हम लोग देखते हैं। और हम अब जैसा आप लोग बताया कि जो जापान है ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। यद्यपि मानचित्र में हमको पूरब साइड में दिखता है, लेकिन जो मानचित्र होता है वो ग्लोब की वास्तविक स्थिति नहीं होती है, यानी जो अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो हमको वास्तविक स्थिति दिखेगी। मानचित्र जो होता है वो कहा जाता है पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं करता, वो तो आसानी के लिए मानचित्र बना दिया जाता है। अगर हम लोग ग्लोब पे देखते हैं तो जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इस प्रकार आज हम आप लोग को जापान देश के बारे में जो जानकारी दी गई है, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हुई तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप लोग को वीडियो त्वरित मिलता रहे। और आपका जो कोई भी सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर प्रेषित करें।